हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSU वाला। कैसे हैं दोस्तों? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता होगा कि हम लोग टॉपिक वाइज जो शुरू किए थे, आज हम लोग 15वां क्लास करने वाले। आज हम लोग दिखाने वाले इकोनॉमिक्स का कुछ थ्योरी टाइप में। ठीक है, आपको कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप कोई बुक पढ़िएगा भी नहीं। एक दो सवाल के लिए इतना मेहनत नहीं करना है, समझे ना। क्योंकि स्टैटिक में आएगा तो आपको स्टैटिक इकोनॉमिक्स हम पूरा करवा दे रहे हैं यहाँ पे। बाकी जो करंट से रिलेटेड जो जोड़ के देगा आपको उस एग्जाम के टाइम पे करवा दें। ठीक है, कोई भी एग्जाम बैठेगा सिलेबस लगभग यही सब होता है इकोनॉमिक्स का। ठीक है, पूरा बुक पढ़ने से मतलब नहीं है। 2-3 सवाल के लिए इतना मेहनत कीजिएगा, उससे बढ़िया कुछ करंट अफेयर का तैयारी कर लीजिए, सेंट्रल करंट अफेयर का। ठीक है ना दोस्तों, चलिए तो हम देख लेते हैं इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र के बारे में थोड़ा जल्दी से देखेंगे। VVI क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन यही बनता है, अर्थशास्त्र के पिता किसे बोला जाता है? ठीक है, एडम स्मिथ को बोला जाता है। ठीक है, एडम स्मिथ की एक बुक है वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन एक बुक है, 1776 में इसको पब्लिश किया गया था ये। ठीक है, चलिए दूसरा, रेगनर फ्रिश ने अर्थशास्त्र को माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में बांटा था। क्वेश्चन पूछ देगा कि डिस्टिंग्विश कौन किया था माइक्रो और मैक्रो में, तो रेगनर फ्रिश के द्वारा 1933 में। ठीक है, ये नाम याद रखना आपको। ठीक है, चलिए ये अलग बांटा था माइक्रो और मैक्रो के बीच में, लेकिन पूछ देगा कि माइक्रो पिता किसे बोला जाता है? एडम स्मिथ को बोला जाता है माइक्रो का पिता। और मैक्रो जो MAC और मैक्रो को पिता जेम केन्स बोला जाता है, केन्स। ठीक है, तब दिमाग में रखिएगा हमेशा। अलग किया था कौन? रेजनर फ्रिश। लेकिन माइक्रो को पिता बोला जाता है एडम स्मिथ को और मैक्रो को बोला जाता है जेम केन्स को। ठीक है, चलिए इकोनॉमिक्स ड्राइव्ड फ्रॉम, एक क्वेश्चन बन गया था यहाँ से। ठीक है, कि ये कैसा वर्ड है? लैटिन वर्ड है, इंग्लिश वर्ड है, फ्रेंच वर्ड है, कैसा है? तो ग्रीक वर्ड है ये। ठीक है, कैसा है? इकोनॉमिक ग्रीक वर्ड है, ओकियोनोमिया बोला जाता है। यहाँ देखिए ये क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक, OIKO बनता है इस तरह क्वेश्चन कभी कभी। ठीक है, ये कैसा ग्रीक वर्ड है ये। बजट जो दोस्तों फ्रेंच वर्ड है, ये भी क्वेश्चन बन चुका है, फ्रेंच भाषा। ठीक है, आर्टिकल 112 बजट के बारे में बात करता है। फर्स्ट बजट सेठी के द्वारा 1947 में लाया गया था, ये भी बात हमारे ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, पहला कंट्री टू एडॉप्ट GST के गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में सब जानते हैं। तो फ्रांस एडॉप्ट किया था 1954 ईस्वी में। दो देशों में द्वितीय डुअल सिस्टम, मतलब डुअल सिस्टम कहाँ है? इंडिया में है डुअल GST के बारे में, और कनाडा। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कभी पूछ देगा, बताइए कि कौन सा देश में डुअल GST सिस्टम है, द्वितीय GST सिस्टम? तो इंडिया और कनाडा में है। चलिए GST इंडिया वह हैज यूनिक 15 डिजिट का आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो ये भी क्वेश्चन बना हुआ है, कितना डिजिट का होता है? 15 डिजिट का आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है, याद रखिएगा। GST का टैगलाइन क्या है? 1 नेशन 1 टैक्स, एक राष्ट्र एक कर। इनकम टैक्स के बारे में पता होना चाहिए दोस्तों, क्या होना चाहिए इनकम टैक्स? आयकर जो होता है 1860 में स्टार्ट किया गया था, लेकिन 13 साल के बाद 1873 में बंद कर दिया गया था। ठीक है, फिर 1886 बाद फिर से इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपको, पहला स्टार्ट कब हुआ था? 1860 ईस्वी में, ये पूछ सकता है। ठीक है, बस इसी में लिखवा दिए, 1873 में बंद कर दिया, फिर 1886 में फिर से स्टार्ट कर दिया गया था इसको। ठीक, चलिए बजट के 3 सिचुएशन होते हैं। एक होता है अधिशेष, जिसको सरप्लस बोलते हैं। एक होता है बराबरी, जिसको बैलेंस्ड बोलते हैं। एक होता है डिफिशिएट, मतलब घाटे के, जब लोग डिफिशिएट सुनो घाटे का बजट। तो देखिए क्या होता है, इनकम ग्रेटर देन एक्सपेंडिचर, इनकम ज़्यादा है और खर्चा कम है तो सरप्लस बोलते हैं इसको। ये कहाँ देखने को मिलता है? अंडर डेवलप्ड कंट्री में देखने को मिलता है। ठीक है, याद रखना है। बैलेंस में क्या आता है? इनकम जितना उतना खर्चा भी हो रहा है, आय जितना उतना खर्च भी हो रहा है। डेवलप इकोनॉमी इसको बोलते हैं। ठीक है, इसको अंडर डेवलप बोलते हैं, सॉरी अंडर डेवलप इकोनॉमी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनकम ज़्यादा है और खर्चा कम है। जहाँ आय और खर्च बराबर, उसको डेवलप इकोनॉमी बोलते हैं, इसको बैलेंस्ड इकोनॉमी बोलते हैं। ठीक है, डेफिसिट में क्या था? घाटा बोले तो खर्चा ज़्यादा है लेकिन कमीनी बहुत कम है, इसको डेवलपिंग बोलते हैं। तो याद रखिएगा, डेवलपिंग किसको बोलते हैं? डिफिशिएट को बोलते हैं डेवलपिंग, बैलेंस्ड को बोलते हैं डेवलप, और अंडर डेवलप बोलेंगे तो सरप्लस को पूछ देगा। तो याद दिमाग रखना आपको। ठीक, चलिए 3 स्ट्रक्चर होता है टैक्सेस का। कर का होता है पता है, प्रोग्रेसिव टैक्स होता है, रिग्रेसिव टैक्स और प्रोपोर्शनल टैक्स। प्रोग्रेसिव में क्या होता है? जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा वैसे वैसे टैक्स बढ़ेगा आपका। कोई वही प्रोग्रेसिव टैक्स है, जैसे इनकम टैक्स, जैसे एग्जांपल देख सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं। प्रतिगामी मतलब रिग्रेसिव में क्या होता है? इनकम तो बढ़ रहा है, टैक्स का उल्टा है, मतलब इनकम बढ़ेगा टैक्स कम होगा, टैक्स कम होगा तो इनकम बढ़ेगा। जैसे प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, फ्लैट टैक्स, ये सब एग्जांपल किसका है? रिग्रेसिव टैक्स का है। प्रोपोर्शनल में क्या है दोस्तों? जैसे GST का एग्जांपल पूछ देगा, बताइए GST कौन सा टैक्स के अंदर आता है? बताइए, प्रोग्रेसिव के अंदर आता है, रिग्रेसिव के अंदर आता है, फिर प्रोपोर्शनल के अंदर आता है? बताइए, तो प्रोपोर्शनल के अंदर आता है। ठीक है, बहुत मेहनत से PDF बना। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा इस चीज़ को, ध्यान दीजिएगा और बढ़िया से पढ़िएगा। टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति बारे क्वेश्चन बनता है, सिलेबस में दिया हुआ है इस टॉपिक आपका। क्रीपिंग इन्फ्लेशन मतलब रेंगती हुई मुद्रास्फीति होता है। गैलेपिंग चलती हुई मुद्रास्फीति, जो कि इसमें रसिया इकोनॉमिक्स 1980 का एग्जाम्पल दिया गया है। ठीक है, और एक है हाइपर, भागती हुई मुद्रास्फीति, मतलब हाइपर इन्फ्लेशन, जैसे जर्मनी आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वार जो हुआ था। ठीक है, तो इसे ध्यान रखना, इसे सब पूछेगा नहीं लेकिन थोड़ा दिमाग रखना आपको। हाँ, ये ला क्वेश्चन पूछेगा आपको,
प्राइमरी प्राथमिक क्षेत्र में और सेकेंडरी में। देखिए फिशिंग हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, माइनिंग, डेयरी, सब प्राइमरी में आता है। एग्जांपल सेकंड एग्जांपल पूछता है। द्वितीय में कौन कौन आता है? मैन्युफैक्चरिंग, जैसे हैंडीक्राफ्ट, कार मैन्युफैक्चरिंग, जितना भी मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है सेकेंडरी सेक्टर, इसलिए सेकेंडरी सेक्टर को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहते हैं। टर्सरी में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया, ऐसा पूछा हुआ है। बताइए कौन सा सेक्टर को सर्विस सेक्टर बोलते हैं? बताइए सेवा सेक्टर किसको बोलते हैं? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। तो टर्सरी को सर्विस सेक्टर बोलते हैं, याद रखिएगा। जैसे मार्केटिंग, टीचर, सेलिंग, जो एग्जाम्पल पूछते हैं एग्जाम पे, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा हुआ था पीजीटी के एग्जाम में, ठीक है, फिलिप्स कप के बारे में पूछ दिया था। बताइए क्या है? महंगाई और बेरोजगारी के बीच में उल्टा रिबंध। याद रखिए किसके बीच में? इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में उल्टा इन्वर्स रिलेशन बताता है। महंगाई और बेरोजगारी के बीच में इन्वर्स रिलेशन। फिलिप्स क्या बोलता है? इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में इन्वर्स रिलेशन को ही बोलते हैं फिलिप्स का। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आपको ये पॉइंट याद रखना है, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई और अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी का उल्टा रिलेशन है। कहने का मतलब इन्फ्लेशन उल्टा रिलेशन मतलब 1 अनएम्प्लॉयमेंट, यही तो बोलते हैं। इस तरह के रिलेशन को फिलिप्स कर बोलते हैं। एलपीजी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, एलपीजी, ठीक है। एलपीजी लिबरलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, ये 1991 में मनमोहन सिंह और पीवी नरसिंह राव के टाइम पे, ठीक, याद रखिएगा इस टाइम। BIFR का फुल फॉर्म बोर्ड इंडस्ट्रियल एंड फिनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। बोर्ड इंडस्ट्रियल एंड फिनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन 1987 में इसको लागू किया गया था। दो तरह के ये पॉइंट याद रखिएगा, सोशलिस्ट में समाजवादी, कैपिटलिस्ट मतलब पूंजीवादी, और एक बार मिक्स होता है। तो देखिए सोशलिस्ट मतलब सोशलिस्ट गवर्नमेंट कहाँ पर चलता है? रसिया, नॉर्थ कोरिया, चाइना, ये सोशलिस्ट समाजवादी। रसिया, नॉर्थ कोरिया और चाइना। कैपिटलिस्ट मतलब साउथ कोरिया हो गया और यूएसए वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है, और चाइना वाला भी पूछता है कभी का। तो सोशलिस्ट याद रखना समाजवाद से, रसिया, नॉर्थ कोरिया, चाइना। साउथ कोरिया, यूएसए याद रखना है। कैपिटलिस्ट मतलब पूंजीवादी, ठीक है। और इंडिया किसका? मिक्स्ड का, ठीक है। इसको बोलते हैं नेहरूवियन इकोनॉमी बोलते हैं इसको, ठीक। चलिए, इंडिया 1947 से 1969 तक कैसा इकोनॉमी था? नेहरूवियन इकोनॉमी कहा जाता था। कब? 1947 से लेकर 1969 तक, ठीक है। चलिए 1991 जहाँ से एलपीजी लाया गया तो उससे पहले सोशलिस्ट के अंदर था, ठीक है। उसके बाद मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर आता था। इंडिया भी पूछा हुआ, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। इस पर पीजीटी या जेईई दोनों एग्जाम पूछा था कैसा इकोनॉमी का इंडिया का, तो मिक्स्ड इकोनॉमी का है। अभी 1991 से पहले क्या था? सोशलिस्ट के अंदर आता था। और 1947 से लेकर 1969 के बीच में कौन सा इकोनॉमी बोलते हैं? नेहरूवियन इकोनॉमी कहा जाता था, जो कि अभी मिक्स्ड के अंदर आता है ये, ठीक है। RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका डेट याद रखना है 1 अप्रैल, ठीक है। ध्यान रखिए 1 अप्रैल 1935 क्वेश्चन पूछता है। कोलकाता, RBI एक्ट 1934, ठीक है। कौन सा कमीशन से पूछता है? तो हिल्टन यंग कमीशन से। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है RBI वाला डेट, बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट पूछ देता है 1 अप्रैल 1935 हिल्टन कमीशन के द्वारा। पहला गवर्नमेंट स्मिथ, और पहला इंडियन पूछेगा तो देशमुख साहब 1993 में बनाया गया था। अलग अलग क्वेश्चन है। नेशनलाइजेशन ऑफ RBI, देखिए दोस्तों कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को, याद रखिएगा, ठीक है। RBI का नेशनलाइजेशन कब किया गया था? राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1 जनवरी 1949 को किया गया था। चलिए एक क्वेश्चन और बताते हैं यहाँ पे। 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था और एक हुआ था 6 बैंक का। ट्रिक कैसे बताया था बताइए तो? पंचवर्षीय योजना बताइए तो, देखते किसी को याद है। 14 बैंक का कब किया गया था दोस्तों? 1969 ईस्वी में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, जिसका डिपॉजिट 50 करोड़ था। हालांकि डिपेंड ये नहीं पूछेगा, आपको ये पूछेगा कि कब किया गया था, और एक पूछेगा 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 में किया गया था, जिसका डिपॉजिट 200 करोड़ रुपये था। इंदिरा गांधी के टाइम पे दोनों था, ठीक है। चलिए एक चीज़ बताइए हमको, जब 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था वो कौन सा पंचवर्षीय योजना था, और जो 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था तो कौन सा पंचवर्षीय योजना था? बताइए कैसे बताए थे? ट्रिक हम कुछ याद है आपको? चलिए सोचिए। चलिए हाँ देखिए सोच लें, गुड। कब देखिए यहाँ देखिए दिख रहा है ना 14 मतलब दिख रहा है, इसे 4 आ रहा है लास्ट में, तो मतलब चौथा पंचवर्षीय योजना ये, ठीक है। और ये 6 आ रहा है, ठीक है, 6 आ रहा है तो छठा पंचवर्षीय योजना, इसे याद कर सकते हैं, या फिर आपको डेट याद है फिर कर सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट है, बता रहे एग्जाम के टाइम नहीं कर पाइएगा। 1906 सीधे देखिएगा 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, हाँ तो छठा पंचवर्षीय योजना। 14 आ रहा था तो 4 पंचवर्षीय योजना, ये सब तो दिमाग में रखना है आपको, ठीक है। चलिए ये देना बैंक, विजय बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा 2018 में मर्ज कर दिया गया था, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मुद्रा का फुल फॉर्म माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी, जिसको PMMY मुद्रा योजना 2015 में लाया गया था। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, ठीक है। कब? 2015 में, ठीक है। चलिए इसका तो 3 आता है, शिशु बैंक, किशोर और तरुण, ठीक है। शिशु मतलब अप टू 50,000 लोन दिया जाता है, किशोर में 50 से 5 लाख,
और तरुण में 5 लाख से 10 लाख, ठीक है, याद रखना है। शिशु में अप टू 50 लाख, ठीक है। किशोर में 50 लाख से लेके 5 लाख किशोर में, और तरुण में 5 लाख से लेके 10 लाख। यूनिट याद रखना है, अप टू 50 लाख शिशु, अप टू मतलब 5 लाख से 10 लाख के बीच में किशोर, और तरुण में 5 से 10 लाख के बीच में। नाबार्ड इंपॉर्टेंट है। चलिए, नेशनल, पहली बात इसका फुल फॉर्म दिमाग रखना है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, 17 जुलाई 1982, शिवरमन कमेटी, याद रखना है। कमेटी ला पूछा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। देखिए, जो चीज़ हम देते हैं दोस्तों यूट्यूब पे, तो ऐसे ही नहीं बना देते, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तभी दे रहे हैं यहाँ पे, शिवरमन कमेटी। चलिए बताइए, देखते हैं आपको कितना याद है। मेरा वीडियो देखते रहेंगे शुरू से, तो आप जरूर बता दीजिएगा। बताइए, नाबार्ड कौन सा पंचवर्षीय योजना में लाया गया था, बताइए जरा। कैसे बताइए, ट्रिक याद है कुछ? कैसे नहीं याद होगा भाई, क्या मजाक कर रहे हैं, याद है कैसे? काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6, ले छठा पंचवर्षीय योजना। इसरो बताइए, इसरो 1 2 3 4, चौथा पंचवर्षीय योजना। लो, ये सब गलती कीजिएगा, कभी नहीं गलती कीजिएगा। सेकेंडरी मार्केट, द्वितीय NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये आपको फुल फॉर्म याद रखना है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 1992 में आया हुआ था, इसका इंडेक्स निफ्टी है। और एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो 1875, जिसका सेंसेक्स, इसका याद इंडेक्स क्या है, सेंसेक्स इसका। तो NSE और BSE दोनों याद है। BSE मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 1875 में, जिसका इंडेक्स सेंसेक्स है। और निफ्टी याद रखिए कैसे, NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, N से निफ्टी, ऐसे याद रखना है। एक निफ्टी हो गया, तो एक दूसरा सेंसेक्स हो गया 1992 में। सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, 1988 में, हेडक्वार्टर मुंबई में। सेबी एक्ट 1992 के तहत लाया गया था। ब्रांचेज कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई में, ठीक है। वॉच डॉगो कैपिटल मार्केट, पूंजी बाजार का संचालन कहा जाता है किसको? किसको बोला जाता है बताइए? सेबी को, ठीक है। सेबी को क्या बोला जाता है? वॉच डॉग ऑफ कैपिटल मार्केट। चेयरमैन कौन है अभी? माधवी पूरी बुच, अभी शायद देख लीजिएगा करंट में कौन है अभी। देखिए, अधिक बहुत सारे मार्केट में मोनोपोली होता है, मोनोपोलिस्टिक होता है। मोनोपोली में क्या होता है? मोनोपोली मतलब एकाधिकार होता है, कहने का मतलब एक बेचने वाला होता है और बहुत सारे खरीदने वाला, जैसे इंडियन रेलवे एग्जाम्पल है, समझ रहे हैं? बेचने वाला एक ही है लेकिन खरीदने वाले बहुत सारे हैं, उसको बोलते हैं मोनोपोली। एक होता है मोनोपोलिस्टिक, एकाधिकारी, बहुत सारे खरीदने वाले होते हैं और बहुत सारे बेचने वाले होते हैं, तो कोई दिक्कत ही होने। जैसे सब्जी मंडी जाते होंगे आप लोग, तो किसका एग्जाम्पल है? मोनोपोलिस्टिक, मतलब बहुत सारे दुकान है, बहुत सारे खरीदने वाले हैं। एक होता है अल्पाधिकार, ओलिगोपोली, कुछ बेचने वाले होते हैं लेकिन बहुत सारे खरीदने वाले होते हैं, जैसे ओपेक वगैरह हो गया है, जिसका हेडक्वार्टर, कोई भी संस्थान देख लीजिए, ऑर्गेनाइजेशन देख लीजिए, जिसका हेडक्वार्टर BNM है। बायलेटरल में एक तरफ से एकाधिकार, सिंगल सेलर, सिंगल बायर, उसको तो बायलेटरल मोनोपोली बोलते हैं उसको। अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, 3 तरह का होता है, डेवलप्ड विकसित देश, अंडर डेवलप्ड अविकसित, और डेवलपिंग विकासशील देश, ठीक है। 3 तरह का होता है। तो डेवलप्ड विकसित देश के अंदर 2 बनता है, साइक्लिक और फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है। अंडर डेवलपमेंट जैसे बांग्लादेश, भूटान, अफगानिस्तान, ये किसका के अंदर आता है? ये अंडर डेवलप्ड के अंदर आता है। एग्जाम्पल पूछ देगा, बांग्लादेश, भूटान, अफगानिस्तान, ठीक है, अंडर डेवलप्ड के अंदर आता है। डेवलपिंग में देखिए, इसमें कौन कौन सा आता है? डेवलपिंग में, विकासशील देश में स्ट्रक्चर एम्प्लॉयमेंट मतलब संरचनात्मक बेरोजगारी, जैसे रूरल मतलब गांव में और अर्बन में, ठीक है। देखिए, रूरल में कौन कौन सा होता है? सीजनल होता है, जैसे मौसम से अनुसार होता है। डिस्गाइड मतलब पर्सनल, जिसको बोलते हैं। अर्बन में इसी तरह देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो यहाँ सब देख लीजिएगा, ये सब अनएम्प्लॉयमेंट से क्वेश्चन बनता है यहाँ से। जैसे देखिए, फ्रिक्शनल बोलेगा, क्या होता है एम्प्लॉयमेंट? प्रतिशोधात्मक। बताइए, ये कौन सा एक ऐसा है? ऐसा व्यक्ति जो एक रोजगार को छोड़कर किसी दूसरे रोजगार में जाता है, तो दोनों रोजगारों के बीच की अवधि का प्रतिशोधात्मक, कहने मतलब जैसे कोई एक कंपनी में काम कर रहा है, ठीक है, ठीक है, इसको छोड़ना है, यहाँ छोड़कर दूसरे कंपनी में जा रहा है, तो जो जितने भी मान लो 4 महीने के बाद ज्वाइन किया, तो ये 4 महीने जो होता है ना, ये फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। प्रतिशोधात्मक, फ्रिक्शनल मतलब एक कंपनी छोड़ के दूसरा कंपनी गया, जाने के बीच में जो समय लगा उसको बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। चलिए, ये होता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, जब बाजार में दीर्घकालीन स्थितियों में बदलाव आता है, ठीक है। जैसे भारत में स्कूटर का उत्पादन बंद हो गया और कार का बढ़ गया, इससे नए विकास के कारण स्कूटर के उत्पादन में लगे मिस्त्री बेरोजगार हो गया और कार बनाने वाले बढ़ गया, समझ रहे हैं? तो उसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल, ठीक है। चलिए, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है? कृषि क्षेत्र, पर्यटन, तो पता ही होगा। डिस्गाइड में क्या होता है दोस्तों? इसमें कुछ लोग की उत्पादकता शून्य होती है, अर्थात जैसे डिस्गाइड में क्या होता है? यदि इन लोगों को उस काम से हटा भी लिया जाए
तो उत्पादन में कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मान लिया आप जॉब कर रहे हैं, ठीक हो, काम कर रहे हैं, कंपनी लोग पता है कि आप काम करें ना करें आपको उसका प्रोडक्शन उतना ही होना है, आपको कोई मतलब नहीं, आपको चाहेगा तो निकाल सकता है, निकाल देगा, फिर भी प्रोडक्शन उतना ही करता था, अब है फिर भी उतना ही हो रहा है। इसके बोलते हैं डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। समझ रहे हैं, समझ सकते हैं आप इस बात को आप लोग। चलिए लास्ट है क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट, दीर्घकालीन बेरोजगारी। ठीक है, जब कोई देश अब विकसित अंडर डेवलप्ड होने के कारण अपने लोगों को रोजगार ना दे सकता है, उसको बोलते हैं क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट। अंडर डेवलप्ड हो जाता है, कौन कौन था बताइए? भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान अपने बेरोजगार नहीं दे पा रहे, उसको बोलते हैं क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये दोस्तों छोटा सा PDF तो 10 पेज का है, और इकोनॉमिक्स इसको पढ़ के जाना है कहीं भी एग्जाम में। ठीक है, बाकी करंट से रिलेटेड जोड़ के देता है, वो हम एग्जाम के टाइम पे करवा देंगे। आशा करते हैं आपको अच्छा लग रहा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और पेड ग्रुप में जुड़ना है PDF प्राप्त करने के लिए। सब PDF पेड ग्रुप में मिल रहा है, तो वहाँ पे जुड़ सकते हैं। मात्र 150 चार्ज अभी है फिलहाल के लिए, देखा जाए तो 8968765101 यही फ़ोन पे नंबर, व्हाट्सअप नंबर, गूगल पे जो भी है स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, आपको PDF वहाँ मिल जाएगा, ग्रुप में ऐड कर देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।